जय हिंद दोस्तों। आज पॉलिटिकल मोमेंट यूट्यूब चैनल का दूसरा वीडियो, मैं आसिफ शेख रशीद। दूसरा वीडियो आज आपके सामने। हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा संविधान ये सेकुलर है और 2014 में परिवर्तन, इस देश के अंदर सरकार का परिवर्तन हुआ और आज तक परिवर्तन है। 2014 के बाद से इस देश की आवाम, इस मुल्क की आवाम मायूस हो चुकी है, खौफ में है, डर गई है, ऐसा महसूस होने लगा है। और गोदी मीडिया जो है इस मुल्क के अंदर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि पूरे मुल्क पर भारतीय जनता पार्टी का राज है और पूरे मुल्क की आवाम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ही मानती है। इस तरीके का वातावरण तैयार करने का काम गोदी मीडिया कर रही है। लेकिन मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है आज के हालात में भी। इसके लिए हमको थोड़ा तफसील में जाना है और तफसील इस तरीके से है कि 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ पूरे मुल्क में, पूरे देश में। सरकार का परिवर्तन जरूर हुआ। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 283 एमपी चुनकर आए और ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा एमपी चुनकर आ गए, लेकिन उस वक्त अक्सरियत नहीं मिली थी। कुछ पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया, सरकार तो बनी, 5 साल चली। लेकिन गोदी मीडिया इस तरीके का वातावरण बनाती है कि पूरे मुल्क की आवाम ने उनको वोट दे दिया, बाकी कोई पार्टियां थी नहीं। मेरे पास फिगर है 2014 का, मेरे पास फिगर है इलेक्शन ऑफ इंडिया का, साइट के ऊपर भी मौजूद है, आप लोग भी देख सकते हैं। 31% उनको वोट मिला था, 31% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, कांग्रेस पार्टी को 19% वोट मिला और बाकी जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं जो इस मुल्क के अंदर सेकुलर पार्टियां हैं, उन लोगों को कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी और तमाम ही सेकुलर पार्टियों का जो वोट अगर हम काउंट करते हैं, उनका परसेंटेज काउंट करते हैं तो वो 69% है, 69%। 31% और 69% के अंदर बहुत फर्क है। यानी आज भी 2014 के इलेक्शन का अगर रिजल्ट भी देखेंगे हम, वोट परसेंटेज भी देखेंगे, तो 69% आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वोट किया था। लेकिन वोट का बंटवारा हुआ, अलग अलग पार्टियों में तकसीम हो गया और इस मुल्क के अंदर धर्म को लड़ाने का काम किया गया था और इसके लिए वोट तकसीम हुई और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। 5 साल सरकार चली। इस मुल्क की आवाम ने देखा कि सिर्फ लड़ाने का काम धर्म के नाम पर सरकारी पार्टी करती आई है और आज भी कर रही है। और सेकुलर पार्टियों के लीडरान को डराने का काम, ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई, अलग अलग कार्रवाई करके डराने का काम इस मुल्क के अंदर किया जा रहा है। ये आपके सामने ये 2014 का मैं वोट परसेंटेज बताया हूं। 2019 का भी वोट परसेंटेज हमारे अपने पास है। भारतीय जनता पार्टी को 303 एमपी मिले 2019 के इलेक्शन में पार्लियामेंट के। उनका वोट परसेंटेज सिर्फ 6% बढ़ा है। 37% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला और 19% कांग्रेस पार्टी को भी वापस वोट मिला 2019 में और 43% अदर पार्टियों को मिला। यानी कुल 62%, 62% वोट
2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पड़ा है। इसका मतलब जो राजनीति, जो सियासत 2014, 2019 और आज तक चल रही है, इसमें सबसे बड़ा रूल अगर किसी ने निभाया भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लाने का और आवाम को इस तरीके से माहौल तैयार करने का, गोदी मीडिया ने किया है। वह आज भी ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवाम डरी हुई क्यों है? सेकुलर पार्टियों के लीडर क्यों डर रहे हैं? सेकुलर पार्टियों के कार्यकर्ता, उनके वर्कर क्यों डर रहे हैं? या इलाकाई वाइज पार्टी अगर हम बोलते हैं, जिसको रियासती लेवल के ऊपर जो पार्टियां मुल्कों के अंदर है, उनके लीडरान या वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान क्यों डर रहे हैं? उसकी सिर्फ एक वजह है। वो वजह है कि बीजेपी की हुकूमत ने इस मुल्क की आवाम को, सेकुलर पार्टियों को और वर्करों को एक मैसेज देने का काम किया। वो मैसेज ये है कि सोनिया गांधी को भी ईडी की कार्रवाई के लिए सम्मन गया, उनकी भी इंक्वायरी शुरू की। राहुल गांधी, उनको भी ईडी का सम्मन गया। ये दो, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मुल्क की एक बड़ी पार्टी के जिम्मेदार हैं, लीडर है। गांधी परिवार 3 वजीर आजम, 3 प्राइम मिनिस्टर उस घराने से हुए हैं। नेहरू जी हुए, इंदिरा जी, राजीव जी। उसके बावजूद भी ये कार्रवाई करके ईडी की नोटिस देकर, इंक्वायरी कर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम अगर गांधी परिवार तक पहुंच सकते हैं तो आप तो बहुत छोटी चीज हो। ये वहीं मामला नहीं रुका। आप देखिए महाराष्ट्र में अनिल देशमुख साहब पर ईडी की कार्रवाई, आज भी जेल में है। नवाब मलिक साहब, ईडी की कार्रवाई, आज भी जेल में है। 2 दिन पहले संजय राउत साहब को भी ईडी की कार्रवाई है, वो भी आज जेल में है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता, बड़े लीडर आजम खान साहब, उनका परिवार तो कई महीने, कई साल जेल के अंदर गुजारा, अभी जमानत पर रिहा हुआ। आपने देखा बंगाल की हुकूमत के कई वजीरों को ईडी की नोटिस, आम आदमी पार्टी के लीडरान को नोटिस, उनके ऊपर कार्रवाई। इस तरीके से एक दहशत निर्माण करने का, इस तरीके से डराने का काम किया जा रहा है इस मुल्क में। और आवाम ये देख रही है कि इतने बड़े बड़े लीडरान अगर जेल जा सकते हैं तो हम क्यों किसी से मुकाबला करें? इसके लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आज भी 62% मुल्क की आवाम ने उनके खिलाफ वोट दिया था, सरकार के खिलाफ वोट दिया था। 2014 में भी 69% आवाम ने उनके खिलाफ वोट दिया था। इसका मतलब, जो मैं संविधान की बात कर रहा हूं कि ये मुल्क सेकुलर है, ये मुल्क का संविधान सेकुलर है, आज भी आवाम इस मुल्क की घटना को, संविधान को मानती है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप यहीं नहीं रुके। आप देखिए 2018 में क्या हुआ। रंजन गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, बाद में वो नॉमिनेट राज्यसभा में भी गए, उसके बारे में डिटेल हमको नहीं बोलना है। लेकिन उनके साथ 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और ये ऐलान करते हैं कि सरकार की तरफ से हमको दबाव आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अभी आप देखिए
जो आज के चीफ जस्टिस साहब है, उनका 2 स्टेटमेंट आ चुका है अभी तक। एनवी रमन्ना जो चीफ जस्टिस आज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने यह कहा कि अपोजिशन को कमजोर करना, अपोजिशन पार्टियों को खत्म करना, यह ठीक नहीं है। ये 2 बाजू, एक सरकार और एक अपोजिशन। अपोजिशन का होना जरूरी है, और कानून ऐसे ऐसे बन रहे हैं जिनको मालूमात नहीं होती है। ऐसे लोग संसद में, असेंबलियों में बैठे हैं, ऐसा हम नहीं, हमारी राय नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज के उनकी राय है। क्या वजह उनको ये राय देना पड़ी, क्या वजह ऐसा स्टेटमेंट उनको देना पड़ा? सैटरडे का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, टीवी चैनल के ऊपर भी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर, एक्स गवर्नर राजन साहब, रघुराम राजन, उन्होंने साफ तौर पर कहा, आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप वो वीडियो भी हम बताएंगे जरूर। देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व RBI के गवर्नर रघुराम राजन जी हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। माइनॉरिटी को लेकर एक आपने बात कही थी कि माइनॉरिटी को सप्रेस करते हैं तो डिवीज़न होगा। ज़रूर डिवीज़न होगा। अगर किसी को सप्रेस करते हो तो वो क्या ऐसे ही लेंगे? तो ये अर्थव्यवस्था के लिए कितना घातक है? अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ राइट हो, वहाँ प्रोटेस्ट हो, तो मेरे ख्याल में एक तो इकोनॉमी के लिए ग्रोथ चाहिए, और जनरल देश के लिए कम्युनल हार्मनी चाहिए। और अगर कम्युनल हार्मनी न हो तो वो अर्थव्यवस्था को भी अफेक्ट कर सकती है। एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि जिस तरीके के देश के हालात बने हुए हैं और श्रीलंका की बात आती है कि भारत की भी तुलना श्रीलंका से की जा रही है कि अगर इस तरीके से चलता रहा, सोशल मीडिया में इस तरीके के कंटेंट हैं तो श्रीलंका बन जाएगा, ऐसा कुछ आपको नज़र आता है? अभी तो हम श्रीलंका से दूर हैं और दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते पे अगर चलेंगे तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। कौन सा रास्ता के बारे में बात कर रहा हूँ? उन्होंने तमिल्स को सप्रेस करने की कोशिश की 1980s में, और उसके बाद सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में, और सिविल वॉर के बाद उनका अर्थशास्त्र भी नीचे चला गया। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हो सकते हैं, काफ़ी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए जो मैंने पहले कहा, कम्युनल हार्मनी चाहिए देश में, और अगर कम्युनल हार्मनी हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को, देश के सबसे दूसरी माइनॉरिटी, देश की आबादी की सबसे माइनॉरिटी जो है, उनका बोलना था सिर्फ मुस्लिम समाज को दबाया ना जाए, उनको तकलीफ ना दी जाए, न तो ये देश की अर्थव्यवस्था जो खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। वो गवर्नर रह चुके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनको कुछ समझ रहा होगा। मैं YouTube चैनल के जरिए इस देश की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं, दहशत और डर की जरूरत नहीं है, और ये गोदी मीडिया को ज्यादा सुनना देखना अगर बंद कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि हमको वो जरूरत नहीं है कि वो एक वातावरण बनाते हैं। तो गोदी मीडिया का भी किस तरीके से बायकॉट हो, ये भी आज जरूरत वक्त की है। और फिर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को बचाने के लिए दोबारा हमको आवाज इस मुल्क में उठाना पड़ेगी, आवाज उठाना सीखना पड़ेगा, और इत्तेहाद बरकरार रखने का काम
हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम आपको डिटेल बताने की हमने कोशिश की। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और आपके सजेशन, आपका मशवरा आप ज़रूर हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।